गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंट का फाइनल पार्ट देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कि 2025 में होने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाएं। ठीक, हम बस उन्हीं चीज़ों को, मुख्यतः उन चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान देंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है जिसे हम छोड़ देंगे। समय बहुत कम है तो हम गेस कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के आते हैं। तो जो अब तक का ट्रेंड रहा है मैं उसी ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो फिर शुरू करें। अभी तक हमने कितने पार्ट्स देखे थे? अभी तक हमने इसके 3 पार्ट्स देखे हैं, शायद 4 पार्ट्स देखे हैं, और प्लस हमने एक क्विक रिवीजन भी किया है। तो आज हम उसका फाइनल पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया था वन्य जीवों के बारे में वगैरह। तो आज हम देखेंगे जो सुर्खियों में संगठन रहे हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछता है इन पे। वैसे मुख्यतः तो इन पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपने नोटिस किया होगा कि वो ज़्यादातर रिपोर्ट्स पूछता है कि कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं, इनका हेडक्वार्टर, कितने देश सदस्य हैं, इन पे वो बहुत विशेष तौर पे ध्यान नहीं देता। और दूसरा इनका वर्क, जो इनके कार्य होते हैं, उन पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम एक फाइनल टेस्ट देख लेते हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं साइट्स के बारे में। किसके बारे में? अभी हम देख रहे हैं साइट्स के बारे में। ठीक, देखिए जो ये साइट्स के बारे में आप देखेंगे तो साइट्स में क्या है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, याद कर लिया जाएगा। ठीक है, हाँ, कुछ चीज़ें याद करनी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे ये जो भी समझौता करता है वो बाध्यकारी है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो समझौता है वो बाध्यकारी है। 2 तरीके के समझौते होते हैं, एक बाध्यकारी होता है और एक सलाहकारी होता है। सलाहकारी किसी भी राष्ट्र को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं आप, कोई भी नियम, लेकिन ये एक बाध्यकारी है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या करता है, ये जो जीव, ठीक है, और वो कौन से, फ्लोरा एंड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि वनस्पति की बात, वनस्पति जात की बात करता है। ठीक है, और किसकी बात करता है, और जीव जगत की बात करता है, जीव की। ठीक है, ये कवक की बात नहीं करता, याद रखिएगा। रेड लिस्ट में कवक था, इसमें कवक नहीं होता। साथ ही आप देखेंगे तो इसके लिए क्या करता है, जितने भी जानवर होते हैं संकटग्रस्त होते हैं, ठीक है, जितने भी जानवर क्या होते हैं, जो आप देखेंगे जो इंडेंजर्ड होते हैं, जो संकटग्रस्त होते हैं, उनके आधार पर ये 3 परिशिष्ट या 3 सूचियाँ जारी करता है। उन सारे जानवरों की एक सूची, लिस्ट जारी करेगा, जिस लिस्ट में बताएगा। ठीक है, दरअसल जब लिस्ट जारी करेगा तो इसने जिसकी लिस्ट जारी कर दी है, आप उसका ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो नहीं कर सकते। और यदि आप इंटरनेशनल ट्रेड करते भी हैं, ठीक है, तो आपको क्या ज़रूरत होगा, आपको प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी? प्रमाण पत्र की। तो इस आधार पर ये 3 सूचियाँ जारी करता है। देखिए 3 में पहली सूची आप देखेंगे, इसमें कुछ नहीं है। इसमें जिन जानवरों का है आप उसमें नो इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जैसे बाघ को इसने इस सूची में डाल दिया तो आप बाघ को किसी भी देश में क्या कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा है साइट्स में दूसरी जो अनुसूची होती है, इसमें क्या होता है, सेकंड में जो सेकंड अनुसूची होती है, इनमें ऐसे जीव होते हैं जिनके लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। ठीक है, बाहर से खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, यानी इनका ट्रेड होगा, लेकिन हाँ इसके लिए परमिट की आवश्यकता होगी। और जो तीसरा होता है, इसके जो मेंबर हैं, जैसे 184 हैं, इनमें से कोई मेंबर उस जीव के बारे में कहता है कि सर आप इसे भी इस लिस्ट में डाल लीजिए, यानी कि कोई पक्षकार देश होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए कोई पक्षकार देश कहता है कि सर इसे भी आप इस लिस्ट में डाल लीजिए, और इनका भी ट्रेड हो सकता है, लेकिन वही है कि इसके लिए भी परमिट की आवश्यकता है। तो ये 3 सूचियाँ जारी करता है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, इसमें 184 देश हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब इसके आगे देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं जो IUCN के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, IUCN पे आप जा कर के देख लेंगे, जो पहले की वीडियो है उसमें बहुत विस्तार से बताया गया है कि उसने कौन सी नौ लिस्ट जारी किया था। तो IUCN को देख लेंगे, इसका भी हेडक्वार्टर हालांकि ग्लैंड में भी कहीं मिलता है, जिनेवा लिखा हुआ है, और इसकी उत्पत्ति 1948 में हुई। हाँ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो इसकी मुख्य पहले हैं, जैसे ये ग्रीन लिस्ट कौन जारी करता है पूछेगा तो ग्रीन लिस्ट यही जारी करता है, याद रखिएगा। कौन सी लिस्ट? ग्रीन लिस्ट हो गया। इसके बाद वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, कौन सा? वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ये मंच यही करवाता है। इसके बाद
प्रकृति आधारित समाधान भी यही उपलब्ध कराता है। तो कहीं भी संरक्षण की बात आएगी, याद रखिएगा यहीं आएगा, ठीक है, आयुष्मान ही वहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी रिपोर्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन, यानी कि ये मोटी मोटा समझिए कि कृषि को भी बचाने की बात करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन, इसकी एक रिपोर्ट है। दूसरा प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, प्रोटेक्टेड यानी किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जीवों को ही तो प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट ये जारी कर रहा है तो जीवों को ही तो बचाने की बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को भी ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों रिपोर्ट कौन जारी करता है, बस इससे अधिक इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि 9 अनुसूचियाँ जारी करता है और केवल संकटग्रस्त जीवों की ही अनुसूचियाँ ये जारी करता है, ठीक है। तीसरा आता है वर्ल्ड वाइल्ड फॉर नेचर, तो इस बारे में बस इतना सा जान लीजिए कि यही इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हालांकि ये यूपीएससी में संभावना इसकी कमी होती है, बस इंपॉर्टेंट इसके रिपोर्ट जानिए। जैसे एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, अभी हमने प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट देखा था, ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है। कौन सी, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये जारी करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बारे में वैसे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ चलिए, अब हमने उसे देख लिया, अब इसके बाद देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, वही जलवायु में परिवर्तन ही क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। जो जलवायु है करीब 36 से 40 साल मान लीजिए कि अगर एक जैसा मौसम रहता है, मौसम का जो औसत या एवरेज रहता है किसी देश में या वर्ल्ड में, तो उसे हम जलवायु कहते हैं। जैसे भारत में सर्दियों में सर्दियाँ होती हैं, गर्मियों में गर्मियाँ होती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यही क्लाइमेट कहलाएगा। अब यही बदल रहा है, ठीक है, सर्दी में गर्मी आ रही है, चेंजेस हो रहे हैं ना, बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो यही सब क्लाइमेट चेंज है। तो इसी को रोकने के लिए आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने, जैसे हुआ क्या कि 2015 में पेरिस समझौता हुआ वर्ल्ड लेवल पे, उस समझौते में कहा गया भैया आप क्या करेंगे, अपने एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। और लक्ष्य निर्धारित करके आप बताएंगे कि आप कितने नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनका उत्सर्जन क्या हो, इनका उत्सर्जन कम से कम हो। तो इस संबंध में भारत ने भी जारी किया, ठीक है। तो जब भारत ने भी जारी किया तो भारत ने इसके लिए कुछ टारगेट्स बनाए। भारत ने इसके लिए क्या किए हैं, भारत ने इसके लिए कुछ टारगेट्स बनाए, तो वो टारगेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे इसने कहा कि जो हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम 2005 के स्तर पर, किसके स्तर पर, 2005 के स्तर पर, ठीक है, हम कटौती करेंगे। जो भी हम गैसेज रिलीज करते हैं ग्रीन हाउस गैसें, वो कितनी कटौती करेंगे, 33 से 35%, ठीक है, ये हमें याद रखना है। लेकिन अभी उसे हमने अपडेट करके कितना कर दिया, 45%। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि NDC के तहत जो हमारा टारगेट हो गया वो 45% हो गया, ठीक है। और ये हमें कब से कब तक करना है, बताइए, आखिर हमें कब से कब तक करना है। तो ये हमें करना है, जो 45% की कटौती करना है वो 2030 तक, ठीक है। हालांकि आप देखेंगे तो जो पंचामृत में लक्ष्य है वही बेसिकली यहाँ पे लक्ष्य है। फिर इसके बाद ये गैर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कितना करना है, ये आप एक बार देख लेंगे, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, फैक्चुअल डिटेल्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी भारत का पंचामृत थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, पंचामृत के बारे में देख लेंगे, ठीक है, कि हम 2030 तक हमारा क्या टारगेट है। जैसे 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करेंगे, लेकिन हम गैर जीवाश्म स्रोतों से करेंगे। वहीं 50% हम अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। 1 बिलियन टन हमें कार्बन का उत्सर्जन कम करना है, ठीक है। ये सब फैक्चुअल डिटेल अब याद होना चाहिए, ठीक ना। और जैसे वही 45% अभी हमने बताया ही। हाँ, 2070 तक हम नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करना है, यानी निवल शून्य को। जो कार्बन का उत्सर्जन है 2070 तक हमारा टारगेट है कि हम इसे जीरो कर ले जाएं। कब तक है, 2070 तक। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे देखते हैं थोड़ा अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में, ठीक है। कौन सी ट्रीटी, अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। दरअसल क्या हुआ है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अंटार्कटिका आप जानते ही है ना। आप देखेंगे तो अर्थ में जो दक्षिण में है, जो साउथ वाला पोल है, वहीं पे इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो ये लगभग बर्फ़ से ही जमा रहता है, हमेशा यहाँ लगभग बर्फ़ ही रहती है। तो यहाँ पे ट्रीटी हुई है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ के जीवों को कोई नुकसान ना पहुँचाएं, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि अभी हाल ही में यहाँ उसे लेकर के एक ट्रीटी हुई है। और इसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करता है, तो वही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ट्रीटी करता है। और जब ये ट्रीटी होगी
तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे कुछ जीवों के बचाने की बात होगी। जैसे देखिए वहाँ पे एक सील पाया जाता है, सील, ठीक है। तो आर्कटिक सील को, जो जीव पाया जाता है आर्कटिक सील, उसको बचाने की बात की जा रही है, ठीक है, जो 1972 में ही की गई थी। इसके बाद वहाँ के जो जीवन संसाधन हैं उनकी बात करते हैं। और आप देखेंगे इसी के लिए याद रखिएगा मैड्रिड प्रोटोकॉल है, ठीक है। यानी कौन सा प्रोटोकॉल है? अंटार्कटिका को संधि हुई या अंटार्कटिका को बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया है? मैड्रिड, याद रखिएगा मैड्रिड प्रोटोकॉल है। इसमें कुछ खास और नहीं जानना है, मैड्रिड प्रोटोकॉल है। साथ ही देखते हैं अंटार्कटिका में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, यानी अपने अपने अनुसंधान लोग लगाते हैं। तो भारत ने कौन कौन से लगाए हैं? ठीक, भारत ने सबसे पहले लगाया था 1983 में। कौन सा लगाया था? भारत ने 1983 में गंगोत्री लगाया था, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हो चुका है? ये हाल ही में अभी ये बंद है, जो ये गंगोत्री है अभी हाल ही में ये बंद हो चुका है। सॉरी, दक्षिणी गंगोत्री था, ये बंद हो चुका है। अभी दो हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये मैत्री और भारती। मैत्री और भारती ये दोनों कहाँ पे हैं? रिसर्च एंड डेवलप वहाँ पे हैं। और मैत्री 3 की घोषणा की जा सकी है। अभी हमने कहा है कि सॉरी मैत्री सेकेंड भी हम वहाँ लगाएंगे, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे अधिक छोड़िए, इससे अधिक दूसरा पढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखिए कि इनको बचाने के लिए हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट को चेंज करने के लिए बचाने के लिए। तो ये जो नाइस कार्यक्रम है, याद रखिएगा, ये जो नाइस कार्यक्रम है किसने शुरू किया है? तो ये भारत की पहल है, ठीक है, याद रखिएगा भारत की पहल है, ये इसरो ने शुरू किया था, ठीक है। इसरो के साथ साथ ये जो मतलब और भी विभाग हैं, बस इतना इसके बारे में जानिए और कुछ जानना नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट एक है, मैमत। कौन है? मैमत, मैमत, याद रखिएगा। अगर पूछ दे मैमत क्या है, तो ये क्या है? डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट। यानी ये क्या करता है? डायरेक्ट एयर से ही CO2 को कैप्चर कर लेता है। जैसे मान लीजिए हमारा वायुमंडल है, ये हमारा अर्थ है। अब यहाँ से ही ये CO2 को क्या करेगा? डायरेक्ट कैप्चर कर लेगा। और ये कौन सा प्लांट लगाया गया? अभी आइसलैंड में विश्व का सबसे बड़ा प्लांट लगा है, मैमत, ठीक है। बस ये याद रखिएगा मैमत क्या है। तो मैमत वही डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज एक प्लांट है, आइसलैंड में अभी लगाया गया, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये CO2 से मेथनॉल बनाने की बात की गई है, ठीक है। ये जो CO2 है, इससे मेथनॉल क्या होता है? एक ईंधन है जिसे जलाने पे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। याद रखिएगा मेथनॉल एक ईंधन होता है जिसे जलाने पे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसका इस्तेमाल हम विभिन्न स्रोतों में कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी CO2 से प्राप्त करने का जो पहला प्रयास किया गया है मेथनॉल उत्पादन का, वो महाराष्ट्र के पुणे में ऐसा संयंत्र लगाया जाएगा, ठीक। ऐसा संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? महाराष्ट्र के पुणे में, जहाँ हम कोशिश करेंगे कि हम CO2 से मेथनॉल को प्राप्त कर सकें। तो मेथनॉल हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेथनॉल क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए मेथनॉल एक कास्ट एल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। ये निम्न कार्बन हाइड्रोजन वाहक ईंधन है। वही एक तरीके से देखेंगे, जब कास्ट एल्कोहल है तो लकड़ी से ही बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो भारतीय मानक ब्यूरो है, उसने क्या कहा है? उसने एक अधिसूचना जारी की है, भारत मानक ब्यूरो ने, कि LPG में 20% डाई मिथाइल ईथर मेथनॉल का मिश्रण अधिसूचित किया गया है। यानी एक तरीके से LPG में कितना इनका मिश्रण होगा? LPG गैस याद है ना, अरे जिससे आप गैस बनाते, खाना बनाते हैं, तो ये 20% का टारगेट है, ठीक है। और ये कौन तय करता है? BIS, भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है। चलिए एक देखते हैं कार्बन फार्मिंग, जो अभी चर्चा में था। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें छोड़ दे रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसे पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो अभी जो कार्बन फार्मिंग है, ये थोड़ा सा चर्चा में था। क्यों चर्चा में? क्योंकि यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद ने एक पहल की है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये क्या होता है? कार्बन फार्मिंग के अंतर्गत ये होता है कि कार्बन भंडारण में वृद्धि होती है और उत्सर्जन में कटौती होती है।
यानी कि जो कार्बन है इसका भंडारण बढ़ता है, ठीक है, और जो इसका उत्सर्जन होता है यानी कि जो रिलीज होता है कार्बन वो कम रिलीज होता है, ठीक है, यानी कि कम निकलता है। तो याद रखिएगा, इसके लिए पहल की गई है कार्बन फार्मिंग, यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद की पहल है, तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी विधि जिसके अंतर्गत जो कार्बन को हम स्टोर करते हैं तो याद रखिएगा। जैसे कृषि वानिकी में क्या होता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप पौधे लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे तो वो कार्बन को सिंक करते हैं। मतलब क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन सिंक कहलाता है, वो उसके कार्बन को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं तो कार्बन सिंक कहलाता है। तो ऐसा कुछ भी करते हैं, जैसे वाटर भी करता है, जैसे आप देखेंगे महासागर भी करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र। कौन सा, CBAM, यानी कि कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र, ठीक है, कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये ब्रिक्स की ही पहल है, ठीक है, क्योंकि किसकी पहल है ये, दरअसल ब्रिक्स ने इसे क्या किया है अभी हाल ही में, सॉरी ब्रिक्स की पहल नहीं है, आप देखेंगे तो ये किसकी पहल है, ये जो पहल है यूरोपीय संघ की है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो यूरोपीय संघ की एक पहल है, ये क्या करेंगे, कार्बन टैक्स लगाने की बात, एक तरीके का एक कार्बन टैक्स है जिसको लगाने की बात कर रहे हैं। जैसे क्या होगा, जब दरअसल ये टैक्स उन पे लगाया जाएगा जो अपने देश को बचाने के लिए कार्बन जो नीति बनाते हैं वो काफ़ी सख्त नहीं बनाते हैं, यानी कार्बन नीति को कंट्रोल करने के लिए, या जहाँ के पर्यावरणीय कानून कमज़ोर हैं जैसे देशों के, अगर वो कुछ उत्पाद बनाते हैं जैसे स्टील, तो उन पे कार्बन कर लगाया जाएगा जब वो आयात करेंगे तो, ठीक है, जिससे उनका क्या होगा, उनकी वस्तु जो होगी महंगी हो जाएगी। लेकिन ब्रिक्स ने क्या किया अभी, इसे ब्रिक्स ने इसे अस्वीकार कर दिया, कहा कि ये क्या करते हैं, ये स्वीकार योग्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद यूरोपीय संघ की कुछ और पहले हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, बस इतना जान लेते हैं। जैसे नेट जीरो इंडस्ट्री अधिनियम, ये किसकी देन है, नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, ठीक है, इंडस्ट्री एक्ट कौन लाया है, तो यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ 27 देशों का संघ है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये यूरोपीय संघ की ही देन है, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, याद रखिएगा ये भी किसकी देन है, तो ये भी यूरोपीय संघ की ही एक पहल है, ठीक है। इस सब का सब क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए प्रयास किया गया है, ठीक है, ये दोनों पहले याद रखिएगा। अभी देखिए अभी क्या किया गया है, अभी आप देखेंगे तो ये टील कार्बन क्या होता है, अभी हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला टील कार्बन का वहाँ अध्ययन किया गया है। दरअसल जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, कौन सी, वेटलैंड्स जो होते हैं, वो भी कौन, गैर ज्वारी मीठे पानी की आर्द्र भूमियाँ, उनमें जो कार्बन होता है, कार्बन जो संग्रहित होता है, ठीक, जो कार्बन संग्रहित होता है उसी को हम टील कार्बन कहते हैं। तो ये आपके लिए जानना जरूरी था, टील कार्बन क्या होते हैं, क्योंकि ये पूछ सकता है कि टील कार्बन क्या है। उसी तरीके से कार्बन के अन्य प्रकार भी होते हैं, जैसे बैंगनी कार्बन, तो बैंगनी कार्बन जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, जो इंडस्ट्रीज हो गई वहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, देखिए औद्योगिक उत्सर्जन से निकलता है। हरा जो होता है सिंपल सी बात है, वो पौधों से ही निकलेगा। जो ग्रीन होंगे वो कहाँ से निकलेंगे कार्बन, वो पौधों से ही तो निकलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो काला हो गया, ब्लैक, जो धुआं निकलता है ब्लैक, तो जीवाश्म ईंधन से होगा कि नहीं, देखिए जीवाश्म ईंधन से निकलेगा काला वाला, ठीक है। वही लाल होगा, जो लाल कार्बन रिलीज होता है वो कहाँ से होता है, बर्फ और हिमकड़ से। ये मिलाने के लिए दे सकता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो ग्रे निकलते हैं वो भी औद्योगिक स्रोतों से ही निकलते हैं। तो ये कार्बन याद रखिएगा कि मिलाने के लिए दे सकता है, कौन कहाँ से रिलीज होते हैं या इसके सोर्स क्या है, ठीक है। तो कुछ संगठन और हैं जिनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, जैसे UNEP, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है। तो वही हेडक्वार्टर इसका भी नैरोबी में है, ये भी वही जलवायु परिवर्तन या समझ लिए पर्यावरण को सब बचाने की बात करते हैं, कभी भी पूछेगा, ठीक है। तो अब क्या है, ये कॉमन कार्बन मेट्रिक,
इसका एक मानदंड है, किसका मानदंड है, याद रखिएगा, कॉमन कार्बन मैट्रिक, इसी का एक मापदंड है, ठीक है, कॉमन कार्बन मैट्रिक। दरअसल हम सिर्फ उसी पे बात कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब पे हम बात नहीं कर रहे हैं दोस्त। इसके बाद देखिए यूनेपी ने जो पहल की है अभी तक, जैसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया वियना कन्वेंशन किया गया है। ओजोन को बचाने के लिए ओजोन पर अगर बचाना होगा तो उसके लिए हमने कौन सा कन्वेंशन किया है, वियना कन्वेंशन, ओजोन संरक्षण के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा अगर पारा है, पारा जो हमने कन्वेंशन किया जो 2013 में, यानी पारा कन्वेंशन किससे है, वही मिनीमाता कन्वेंशन किससे है, तो पारा से, पारे को कंट्रोल करने से है, ठीक है। वही आप देखेंगे तो जो रसायन होते हैं, जो खतरनाक रसायन होते हैं, रॉटरडेम क्या है, रॉटरडेम के अंतर्गत खतरनाक रसायन को रोका जाता है ताकि इसका ट्रेड ना हो, ठीक है। वहीं आप देखेंगे जो वन्य जीव प्रवासी प्रजातियां हैं, प्रवासी जो एक देश से दूसरे देश में चली जाती हैं, उनको रोकने के लिए, उन्हें बचाने के लिए वान कन्वेंशन किया गया। तो वान कन्वेंशन किससे है, प्रवासी पक्षियों से है, मिलाने के लिए देगा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप बेसल कन्वेंशन आता है, एक बेसल कन्वेंशन किससे है, जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, जो कचरा होता है, ठीक है, उनका क्या हो, सीमा पार आवाजाही ना हो, कहाँ ना हो, सीमा पार आवाजाही ना हो। तो यानी बेसल कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो खतरनाक अपशिष्ट हैं याद रखिएगा, खतरनाक जो अपशिष्ट हैं ये उनसे जुड़ा हुआ है। वहीं एक बेसल नॉर्म्स होता है, पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स में, याद रखिएगा, ये बेसल नॉर्म्स या बेसल मानक, ये बैंक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन बेसल कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है, बेसल कन्वेंशन जुड़ा हुआ है खतरनाक अपशिष्ट को रोकने से, ये याद रहेगा आपको। जैव विविधता पे जो कन्वेंशन है उसकी बात छोड़ दीजिए। और देखिए हाँ, एक स्टॉक होम कन्वेंशन है, वो याद रखिए यहाँ पे, स्टॉक होम कन्वेंशन, स्टॉक होम जो कन्वेंशन जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से, मैंने पढ़ाया है पिछले क्लास में, अस्थायी कार्बनिक, ठीक है, प्रदूषक से, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ रिपोर्ट भी जारी करेंगे, जो यूएनईपी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ रिपोर्ट भी जारी करता है, जैसे एमिशन गैप रिपोर्ट, इसको आपको याद रखना होगा, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। इसके बाद ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस, यानी बिल्डिंग्स GSR, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये तीनों याद रहेगा, ठीक। चलिए आगे, ठीक है। फिर देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन मौसम की बात कर रहा है, तो मौसम को बचाने की, ठीक है, दूसरों से तालमेल बनाने की, इन्हीं सब की बात करेगा। तो इसका हेडक्वार्टर देख लिया आपने, जिनेवा में है। हाँ, रिपोर्ट इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, याद रखिएगा, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ठीक है, आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ये हो गया। दूसरा WMO ओजोन एंड UV बुलेटिन, ठीक है, कौन जारी करता है, यही जारी करते हैं। एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन, यही जारी करते हैं, यानी जहाँ बुलेटिन आ जाए याद रखिएगा कि वो WMO आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि मौसम की आपको इन्फॉर्मेशन देना है, मौसम के बारे में जानकारी देना है, तो बुलेटिन में ही तो देंगे, समाचार में आप नहीं सुनते हैं कि आज का बुलेटिन है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। इसके बाद देखिए और भी ये रिपोर्ट जारी करता है, जैसे वैश्विक जल संसाधन स्थिति, ठीक है, रिपोर्ट, फिर ग्लोबल एनुअल 2 डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, यानी ग्रीन हाउस पे भी, ठीक है, ग्रीन हाउस पे भी बुलेटिन कौन जारी करता है, यही जारी करता है। याद रखिए बुलेटिन का मतलब आपको इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो यही करेगा। तो वायु प्रदूषण से रिलेवेंट था, तो वायु प्रदूषण में कुछ नहीं, बस इतना जानिए कि वायु में जो गैसें पाई जाती हैं उन्हीं का जब समीकरण चेंज होता है या उसमें कुछ एक्स्ट्रा गैसें मिल जाती हैं तो वही वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। तो अभी नाइट्रस ऑक्साइड पे एक रिपोर्ट आई है, किस पे आई है, नाइट्रस ऑक्साइड पे, याद रखिएगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा भी कराता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? CCAC और FAO यानी स्वच्छ वायु गठबंधन और खाद्य एवं कृषि संगठन इसे जारी करते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, ये याद रखना जरूरी है आपके लिए। तो और क्या होता है ये वह नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं, जिसे सुन के आप हंसते हैं ना, उसे लॉफिंग गैस भी कहते हैं। और दूसरा ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 270 गुना अधिक क्षमता, यानी कि अगर वायुमंडल को गर्म करना है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत क्षमता है। करीब CO2 से कितना ज़्यादा है? 270 गुना अधिक है। कितना है? 270 गुना अधिक है। और इस अगर एक बार ये रिलीज हुआ तो ये कब तक बना रहता है? 114 साल तक, करीब 114 साल तक ये बना रहता है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अम्लीय वर्षा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिल करके ये क्या करता है? अम्लीय वर्षा भी कराता है। ठीक है। भारत में जल संरक्षण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप किसी के बारे में पढ़ें, जैसे जब जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो पहले आप जल के बारे में जानिए। देखिए, UPSC चाहता है कि आप पहले बेसिक्स जानें। जल के बारे में क्या जानना है? जल क्या होता है? तो रासायनिक नाम तो वही देखेंगे, H2O होता है। ठीक है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जल किस क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे एक खारा जल होता है और एक स्वच्छ जल होता है, दो प्रकार के होते हैं। तो इस खारे जल में इनका प्रतिशत पूरे देश में क्या है, पूरे विश्व में क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। और स्वच्छ जल का क्या है। ठीक है, क्योंकि जब आप ये जानेंगे, बेसिक्स जानेंगे, तो आप आंसर राइटिंग मेंस में वो वहाँ भी बेहतर होंगे, और यहाँ आपके पास एक डेटा होगा जिसके आधार पे भी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सही या गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि भारत में जल संरक्षण को लेकर के क्या है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की जाती है, कौन सी? ग्राउंड डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक, इसमें क्या कहा गया है? इसमें वही बताया गया कि सबसे अधिक दोहन कौन करता है, तो वो करते हैं आपके पंजाब। कौन करते हैं? पंजाब। दूसरा जो जल है उसका सर्वाधिक खपत कहाँ पे होता है, तो वो करीब 78% कहाँ पे जाता है आपका? सिंचाई में। कहाँ जाता है? सिंचाई में। ठीक है, वहीं अगर ताज़े जल का जो वितरण आप देखेंगे, तो पहले महासागर आएंगे, सॉरी महासागर छोड़ दीजिए, वो तो खारे जल का। ताज़े जल का वितरण देखेंगे तो आइस कैप्स में सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर भूमिगत जल में आते हैं, फिर ताज़े जल की झील में आते हैं, फिर नदियों में आते हैं, फिर आपका आ गया वायुमंडल। ठीक है, ऐसे ऐसे जल आते हैं। फिर इसके बाद भारत में दुनिया में कितनी % आबादी है? करीब 18% आबादी है ना। और साथ ही देखेंगे आप तो हमारे पास जल कितना अवेलेबल है? केवल 4%। दुनिया का जो जल संसाधन हमारे पास कितना है? केवल 4% है, और हमारी आबादी जो है वह 18% है। ठीक है, तो इसलिए जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा है, यानी कि जल की खपत सर्वाधिक कहाँ होती है? सिंचाई में। कौन से देश करते हैं बताइएगा, आप कमेंट करिएगा। बाकी भारत में कौन से राज्य करते हैं? तो पंजाब, हरियाणा, ये सब बहुत अधिक करते हैं, जो पश्चिमी भारत है। ठीक है, बस थोड़ी सी बात करेंगे जल संरक्षण की। जब हम बात करते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट जल संरक्षण तो कर ही रही है, ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे आप जो सफाई पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, किस पे ध्यान दे रही है? तो आप देखेंगे जो आप शहरों में, स्थानीय निकायों में, वहाँ पे जल आपूर्ति, सीवरेज हो गए, सेप्टेज प्रबंधन, इन सब पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, जो नालियाँ वगैरह बनाई जा रही हैं। तो अमृत वन किससे जुड़ा हुआ है? बेसिकली शहरों से जुड़ा हुआ है। शहरों में क्या करना है? जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ शुद्ध जल तक आपूर्ति भी करनी है। ठीक है, और क्या करना है? ये और जो अपशिष्ट जल हैं उनका पुनर्चक्रण भी करना। ठीक है, तो यानी इस पर बस इतना ध्यान रखिएगा। अमृत मिशन किससे जुड़ा हुआ है? अमृत 2.0 शुरू हुआ था 2021 में, इसकी अवधि 2026 में समाप्त होगी। ठीक है, और ये सभी शहरों पे लागू है। हमारे लिए थोड़ा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जल संचय जन भागीदारी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी गुजरात के सूरत से शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? सूरत से। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। क्या शुरू किया गया? जल संचय जन भागीदारी, यानी कि जल को संचय करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है या भागीदारी को बढ़ाना है। ठीक है, जल बचाना तो बहुत ज़रूरी है। और जब ये शुरू किया गया तो इसके अंतर्गत कितने 24,000 करीब 24,800 क्या लगाए जाएंगे, मतलब ऐसी संरचनाएं बनाई जाएंगी जो जल का संरक्षण करे। ये हमारा टारगेट है। ठीक है,
और ये किस मंत्रालय की शुरुआत है? जल शक्ति मंत्रालय। भारत के कौन से मंत्रालय द्वारा ये पहल शुरू की गई? तो जल शक्ति मंत्रालय। तो बस याद रखिए कहाँ से शुरू किया गया। बाकी जल संचय जब भी करना होगा तो जो भी देगा आप लिख लेंगे कि ऐसे करना है वैसे करना है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए ये आता है संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन, यानी संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। वो उसका एक वाटर कन्वेंशन है, ठीक। वाटर कन्वेंशन है जो सीमा पार हैं, सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण उपयोग पर यह कन्वेंशन है, ठीक है। लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। पूछिएगा क्या भारत इसका सदस्य है? तो भारत संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन का सदस्य नहीं है। अभी आइवरी जो कोस्ट है अभी हाल ही में इसमें शामिल हुआ है, बस इसमें इतना ही जानना था, ठीक है। वही आप देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? कहाँ दिए जाएंगे? भारत में ही दिया जाता है, ठीक है। और ये कौन देता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। अब ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और ये 9 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। वही राज्य, जिला, ग्राम पंचायत की कौन सबसे बेस्ट है? तो अभी उड़ीसा ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है राज्यों में। वहीं आप शहरी स्थानीय निकायों में देखेंगे तो सूरत, यानी राज्यों में किसका प्रदर्शन सबसे ज़्यादा बेहतर है? उड़ीसा का। यानी किसमें? राष्ट्रीय जल पुरस्कार, यानी जल को बचाने में, जल का सही तरीके से इस्तेमाल करने में, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने में सबसे बेस्ट उड़ीसा है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो स्थानीय निकाय है उसमें सूरत आता है। बस अभी 5वां था, इतना याद रखिएगा, ठीक। अभी हाल ही में देखिए क्या हुआ फिर, ई अपशिष्ट हमारे लिए ज़रूरी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्या होते हैं? ये ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिनका आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी अपशिष्ट या कचरा वैसे उनको कहा जाता है जिनका आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ई अपशिष्ट में बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, ऐसी धातुएं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो उसी पे अभी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर, ठीक है, एक रिपोर्ट जारी की गई है। और ये कौन जारी करता है? तो UNITAR, यूनितार, ये याद रखिएगा। ये 2 चीज़ें आपने याद रखा, ठीक है। ये 2 ही चीज़ें याद रखना है। तीसरा इसका याद रख लीजिए कि दुनिया में, विश्व में सर्वाधिक जो ई वेस्ट जनरेट करता है वो पहले नंबर पे आता है आपका चीन, दूसरे नंबर पे यूएस से, हम भी किसी से कम नहीं है, तीसरे नंबर पे भारत, ठीक है। भारत का स्थान कौन है ई वेस्ट जारी करने में? तीसरे। अगर वो डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं पूछेगा तो ऐसे ही पूछ देगा कि विश्व में भारत ई अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला तीसरा देश है, ऐसे ही पूछेगा, डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए हमारा कौन सा स्थान है? तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा। वहीं अगर महाद्वीप पूछता है तो यूरोप में सबसे अधिक निकलता है। महाद्वीप ऐसे पूछेगा नहीं, ठीक है। यानी यूरोप में सबसे अधिक ई अपशिष्ट निकलता है, इसके बाद ओशनिया आता है और फिर अमेरिका का स्थान आता है। सोचिए। अब देखिए ई अपशिष्ट को लेकर के कुछ वैश्विक पहले हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे बेसल कन्वेंशन, अगर कभी आ जाए बेसल कन्वेंशन तो किसको रोकता है? अभी हमने पढ़ा था। तो ई याद रखिएगा, ये ई अपशिष्ट को भी रोकता है। ई अपशिष्ट को, इलेक्ट्रॉनिक जो अपशिष्ट कचरा है वो इसको रोकने की भी बात करता है। और दूसरा R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस दे देगा। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस किससे जुड़ा हुआ है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग उद्योग, यानी ई अपशिष्ट का जो रिसाइकलिंग है उसी से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, भूलना नहीं है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से ये ई अपशिष्ट चुनौती, ई वेस्ट चैलेंज, ये किसकी पहल है? विश्व आर्थिक मंच की। यानी कि ई अपशिष्ट चुनौती किसकी पहल है? WEF की, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे बहुत से अपशिष्ट निकलते हैं वैसे बैटरी अपशिष्ट भी निकलते हैं। तो बैटरी अपशिष्ट को लेकर के भारत क्या कहता है? भारत कहता है कि हम ठीक है सभी प्रकार की बैटरियों को कवरअप करेंगे। जो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन 2022 का रूल है वही कहता है, ठीक है। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, इसलिए इसको पढ़ना हमारे लिए ध्यान देना इस पर ज़रूरी होता है, ठीक है। वही हमने कहा है, हमने जो टारगेट रखा है कि पोर्टेबल और इलेक्ट्रॉनिक बैटरी जो भी कार मारुति वगैरह में आप देख रहे हैं उसका 20% रिसाइकलिंग का लक्ष्य रखा गया है। 2030-31 तक हम कितना परसेंट रिसाइकलिंग करेंगे इसका? 20%। ये 20% आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पूछेगा और ये PPP मॉडल पर आधारित होगा, बस इतना याद रखिए, और जानने की ज़रूरत इसमें नहीं थी, ठीक है।
फिर देखते हैं। अब देखिए, जैसे सारे प्रदूषण होते हैं ऐसे प्लास्टिक का भी प्रदूषण होता है। प्लास्टिक भी मात्र एक पदार्थ ही होता है जैसे बाकी पदार्थ होते हैं, ठीक है। वैसे ठोस होता है, और ये क्या होता है, ठोस होने की वजह से काफ़ी टिकाऊ भी होता है, मजबूत भी होता है, जिनमें हम वस्तु वगैरह वगैरह पैकेजिंग करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। तो अभी प्लास्टिक प्रदूषण पे बात करें तो प्लास्टिक प्रदूषण आप देखेंगे तो 2002 से लेकर के 2019 तक, 2002 से लेकर सॉरी 2000 से लेके 2019 तक ये दोगुना हो चुका है। तो ये चिंता का विषय नहीं होगा, क्या इस पे प्रश्न नहीं आएंगे, इसलिए पिछली बार पूछा भी था, ठीक है। और हमारा जो स्थान है, देखिए जो प्लास्टिक हम रिलीज करते हैं, यानी कि जो उत्पादन करते हैं प्लास्टिक का, वो हमारा स्थान कौन सा है, भारत का स्थान तीसरा है। विश्व में भारत तीसरे स्थान पर जो प्लास्टिक का उत्पादन करता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि प्लास्टिक उत्पादन करने से ही तो मतलब नहीं है ना, अगर आप इसको रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए नुकसान है, रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं तो पर्यावरण के लिए नुकसान है कि नहीं है, बताइए। तो इसी तरीके से अब देखेंगे इसको ले करके वैश्विक स्तर पे और भारत में भी कई पहले शुरू की गई हैं इसको बचाने के लिए, मतलब इसके निपटान को लेकर के, ठीक है। तो भारत में याद रखिएगा इसके लिए कौन सी मिशन शुरू किया गया है, लाइफ मिशन, LIFE कहीं पे लिख जाए तो याद रखिएगा लाइफ मिशन हेल्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, ये प्लास्टिक से जुड़ा हुआ है, प्लास्टिक के प्रबंधन से। किससे जुड़ा हुआ है, प्लास्टिक के प्रबंधन से, ठीक है, भूलेंगे तो नहीं आप। तो लाइफ मिशन याद रखिएगा। उसके बाद एक और प्लान है, प्रोजेक्ट री प्लान। अगर पूछे प्रोजेक्ट री प्लान क्या है तो ये भी याद रखिएगा प्लास्टिक से ही, प्रबंधन से ही जुड़ा हुआ है, यानी प्रोजेक्ट री प्लान भी किससे जुड़ा हुआ है, इसी से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। और लाइफ मिशन भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से वर्ल्ड में आप देखेंगे, विश्व में, तो विश्व में आप देखिए जो बेसल कन्वेंशन है, ये हर तरीके का अपशिष्ट की बात करता है, तो बेसल कन्वेंशन आ ही जाएगा, ठीक है। ये आता है ग्लो लीटर, अगर पूछ दे ग्लो लीटर क्या है, ग्लो लीटर, तो ग्लो लीटर क्या है, ये समुद्र में मौजूद प्लास्टिक को बचाने की बात करता है, प्लास्टिक के बचाने की बात नहीं करता, समुद्र में से प्लास्टिक को निकालने की बात करता है, ठीक है। समुद्र में प्रदूषण कम करने की बात करता है। तो समुद्र में प्लास्टिक चाहता है कि भैया आप कम ही इम्पोज करें, ठीक है। तो आप देखिए ग्लो लीटर याद रखिएगा, ये किसकी पहल है, ये नॉर्वे गवर्नमेंट आती है, ठीक। इसके बाद IMO और FAO, ये दोनों इसमें शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद और कोई लंदन कन्वेंशन याद रखिएगा, लंदन कन्वेंशन। अगर किसी प्रकार से कोई अपशिष्ट बचाने की बात की जा रही है, दिया हुआ है, तो मान लीजिएगा वो सही है, लंदन कन्वेंशन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है। माइक्रोप्लास्टिक में माइक्रोबिट्स भी आते हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। माइक्रोबिट्स जो हमारे सौंदर्य प्रसाधन और टूथपेस्ट में पाया जाता है, जो आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें भी पाया जाता है, और लगभग जितने भी सौंदर्य प्रसाधन के सामान है लिक्विड में मिलते हैं हमें, क्रीम वगैरह, उनमें ये पाए ही जाते हैं। ये हमारे ब्लड में मिलकर हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना है कि हमें इसका इस्तेमाल नहीं, यानी हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या होता है, यानी प्लास्टिक ओवरशूट डे वो डे होता है जब ये माना जाता है कि भाई साहब आपने उतने प्लास्टिक का उत्पादन कर लिया है, ठीक है, यानी उतने उत्पादन कर लिया है जितना इस साल उसकी क्षमता थी, इससे अधिक करेंगे तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये डंप ही होगा, ठीक है। मतलब कि जो प्रबंधित था कि आप इससे अधिक नहीं करना है, नहीं करना जरूर या नहीं करना चाहिए, आपने उससे अधिक कर लिया है, ये किसी डेट को दिया जाता है। और ये कौन देता है, ओवरशूट डे कौन घोषित करता है, तो अर्थ एक्शन, कौन घोषित करता है, अर्थ एक्शन जो है वो घोषित करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पारा वाला, जो पारा प्रदूषण क्या होता है। पारा मैंने आपको बताया एक तरीके से बहुत ही खतरनाक धातु या तत्व कह लीजिए, ठीक है। अभी देखिए भारत भी इसका सदस्य होगा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। इसमें क्या होता है, एक मीना माता रोग हो जाता है, जो केंद्रीय के तंत्र से जुड़ा हुआ रोग होता है। बाद में क्या होता है, आपको लकवा मार जाएगा और इंसान की डेथ हो जाती है। धीरे धीरे ये
नदियों में पारे मिलते हैं, फिर उसे मछलियाँ खाती हैं, फिर मछलियों को हम खाते हैं, इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। या फिर पानी में जब ये ज़मीन के नीचे जाता है तो नीचे जाने के बाद जब ये पानी में घुलता है तो हम इसको इंटेक करते हैं, ठीक है। जब हम इसे पीते हैं, लेते हैं, तो फिर हमें ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक ना। चलिए एक देखते हैं अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक ये क्या होते हैं। ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो बहुत लंबे समय तक हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। अभी हाल ही में इसका अध्ययन किसने किया, यूएनईपी ने, ठीक है। अध्ययन किसने किया, यूएनईपी में। करीब जिनकी संख्या पाई जाती है जो टोटल 12 अभी वर्तमान में देखा जाए तो हम मानते हैं कि ये इनकी संख्या कितनी है, टोटल 12। इसलिए यूपीएससी ने पिछली बार एक क्वेश्चन भी पूछा था जिसे PFAS से, पर एंड पॉलीक्लोरोएल्किल सब्सटेंस है, यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन था। ये एक अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक है। सिर्फ आप इसका एग्जाम्पल जानते तब भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा, हमारे वायुमंडल में जाएगा, बहुत लंबे समय तक रहेगा तो वायु प्रदूषण भी करेगा। साथ ही साथ क्या होगा, ये हमारे वायुमंडल को चेंज भी तो करेगा। तो आप देखिए इनका इस्तेमाल जो हम अभी भी कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों में करते हैं, ठीक है। जैसे ये कीटनाशक, औद्योगिक रसायन, उद्योग, इन सब में इसका इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए काफ़ी नुकसान है। और ये याद रखिएगा ये पानी में कम घुलनशील है। किसमें कम घुलनशील है, ये पानी में कम घुलनशील है। अगर जल्दी से घुल जाते तो नष्ट हो जाते ना, लेकिन ये फैट में अच्छे खासे घुलनशील हैं। फैट में रहेंगे तो वहाँ बचे रहेंगे, इसलिए फैट में क्या हैं, अच्छे खासे घुलनशील हैं, लेकिन इसमें पानी में कम घुलनशील हैं, ठीक है। ठीक है, एक आता है बायो कवर। कौन आता है, बायो कवर। बायो कवर को थोड़ा सा देख लेते हैं। बायो कवर में कुछ नहीं किया जाता, इसका जो मेन उद्देश्य है मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित करना है, ठीक है। क्या करना है, जो मीथेन का उत्सर्जन है नियंत्रित करना है। यानी बायो कवर कभी पूछे किससे संबंधित है तो मीथेन के उत्सर्जन को नियंत्रित करने से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, करते कैसे हैं, एक हमने गड्ढा बना लिया, उसमें जो भी अपशिष्ट होते हैं उन अपशिष्ट को हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है। फिर इस गड्ढे को ऊपर से ढक देते हैं और इसमें कुछ बैक्टीरिया छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो इसका विघटन करते हैं जब अपशिष्ट का, तो ये मीथेन रिलीज होता है। और ये जो कवर होता है इसी के माध्यम से फिर हम उसे कैप्चर कर लेते हैं, ठीक। यानी कि बायो कवर क्या है, एक तरीके से मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित करना है ताकि वो वायुमंडल में ना पहुँचे, ठीक है। बाकी जो अपशिष्ट बचेंगे तो आप देखिए इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, सड़क निर्माण, भूमि निर्माण, ठोस अवस्था में होंगे, जो मन करे वो बनाइए, होगा कि नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये एक और टर्म आता है ग्रही सीमा, जिसे प्लानेटरी बाउंड्री क्या है, क्या ये दुर्ग्रहों के बीच की सीमा है, या एक्विट डी ऑक्सीजनेशन क्या है, बताइए। तो ये ग्रही सीमा क्या है, ग्रही सीमा किसी दो ग्रहों के बीच की सीमा नहीं है, ठीक है। ऐसी 9 सीमाएं मानी जाती हैं जिसका अगर मानव ने उल्लंघन किया तो यहाँ पर जीवन जीना लगभग असंभव हो जाएगा, ठीक है। कितनी सीमाएं मानी जाती हैं, ऐसी 9 सीमाएं मानी जाती हैं, लेकिन हम इसमें से करीब 6 का उल्लंघन कर चुके हैं। कितने का उल्लंघन कर चुके हैं, 6 का उल्लंघन। जैसे जलवायु परिवर्तन एक सीमा है, अगर आपने एक सीमा से अधिक जलवायु परिवर्तन चेंज कर दिया तो कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ग्रही सीमाएं क्या होती हैं। 9 में से 6 में हमने क्या किया, हस्तक्षेप कर चुके हैं हम। और देखिए जो 9 प्लानेटरी बाउंड्री सीमाएं हैं, जलवायु परिवर्तन है, जीवमंडल की अखंडता है, ताजे जल में परिवर्तन है। यानी कि जब भी यूपीएससी अगर पूछ ले तो पढ़ के देखिएगा कि ऐसा क्या है जिसके परिवर्तन हो जाने से हमारा जीवन नहीं चल सकता, ठीक है। बस उसी को ट्रिक लगा देना है। जैसे अगर महासागर बहुत अम्लीकरण हो गए तो हमें नुकसान नहीं होगा, जैसे ताज़ा जल में परिवर्तन हो गया तो क्या हमें नुकसान नहीं होगा, होगा ना। या ओजोन परत का क्षरण हो गया तो हमें नुकसान नहीं होगा। तो ये सब हमें याद रखना है, ठीक है। देखिए एक आता है आपका ये बायोबिटुमिन, ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा भारत का जो पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब इसके अंतर्गत जिसको बनाया गया है, इस्तेमाल किया गया, और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 नागपुर में, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है बताइए। जैसे आप देखेंगे विटामिन ये एक कार्बनिक तत्व होता है जो कि बायोचार या पराली, वही जो पोरा वगैरह देखते हैं आप, उन्हीं का इस्तेमाल करके हम इसे बनाते हैं, ठीक है। और ये का जो विटामिन होता है ये
कच्चे तेल के आसवन से प्राप्त एक काला पदार्थ होता है और चिपचिपा होता है, जैसे हम लोग गांव में चोआ देखते थे उस टाइप से होता है, ठीक है। और सड़क बनाने और जल रोधक में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बायो विटामिन का इस्तेमाल पूछेगा तो बस याद रखिए एक चिपचिपा और ठोस पदार्थ है, तो हम कुछ भी इसका बिल्डिंग्स वगैरह तो बना ही सकते हैं, ठीक है। और जल रोधक भी बना सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। उसी तरीके से देखिए कुछ इंडस्ट्री होती हैं, वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री पूछेगा। वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री क्या होती हैं? ये ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जो पोल्यूशन नहीं फैलाती। क्या नहीं फैलाती? बस याद रखिएगा, जो प्रदूषण लगभग नगण्य या नाम मात्र का फैलाती हैं उनको वाइट कैटेगरी, ठीक है, इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए बहुत से रॉकेट छोड़े जाते हैं, पूरे विश्व में रॉकेट ही छोड़े जा रहे हैं। रॉकेट होता है और मिसाइल होता है। रॉकेट का इस्तेमाल मुख्यतः हम जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, उनको ऊपर उनकी कक्षा में स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं रॉकेट का। और इनकी जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है? लगभग ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है। वहीं जो होती है आपकी मिसाइल्स में क्या अंतर होता है? इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए? इसके अंतर्गत हम बम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी करते हैं, ठीक है। तो चलिए रॉकेट में देखिए, अब रॉकेट का हमने प्रक्षेपण किया तो उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा? इसमें भी तो कुछ निकलता होगा। अपने ज़मीन से रॉकेट छोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या निकलता है? याद रखिएगा, एल्यूमिना, ब्लैक कार्बन, ठीक। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और धात्विक राख, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कल को पूछ देगा कि वायुमंडलीय प्रभाव, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड तो बता लेंगे कौन कौन सा रिलीज होता है, धात्विक राख भी बता लेंगे, एल्यूमिना थोड़ा याद रखिएगा और ब्लैक कार्बन याद रखिएगा, ठीक है। दरअसल ये दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, जब आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी तो उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक और देखते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी पर्यावरण को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपको पनिशमेंट कौन करेगा? ठीक है, तो एनजीटी करेगी। हालांकि एनजीटी के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कर सकती हैं, कोर्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन एनजीटी करेगी ताकि मामलों को जल्दी से निपटाया जा सके। तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर इसने कोई भी आपको सज़ा सुनाई है, पनिशमेंट दिया, या तो कारावास तो नहीं दे सकता, याद रखिएगा। अगर पनिशमेंट है तो 90 दिन के भीतर आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो आप नहीं जा सकते हैं। कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर। इसके बाद देखिए सिविल न्यायालय की तरह इसकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सिविल न्यायालय का मतलब किसी को बुला करके पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है और स्वतः संज्ञान ले सकता है। यानी कि आपने पेड़ पौधे काट दिए तो वो देख रहा है, उसने देखा और स्वतः संज्ञा आप ले करके क्या कर सकता है? आपको बुला सकता है, ठीक है। और ये 2010 में बना था और ये एक सांविधिक निकाय है, ठीक। और ये प्रदूषण को ही रोक रहा है, जो पर्यावरण को ही बचाने की बात कर रहा है। तो ये देखिए जितने भी एक्ट्स दिए हमें सारे के सारे अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ से इसको पावर मिलेगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इसके बारे में इतना देखना है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वो नीति आयोग जारी करता है। तो जब नीति आयोग से जारी करेगा तो याद रखिएगा कि किसको कौन सी रैंक देता है, ये हमें याद रखना, ठीक है। और इसके कितने संकेतक हैं? तो करीब 113 इसके संकेतक हैं। कितने हैं? 113 इसके संकेतक हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है? वो ये देखता है कि 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं मिले हुए हैं, क्या राज्य उसे सही से प्राप्त करने में एफर्ट कर रहे हैं, क्या देश कर रहा है? तो अभी आप देखिए भारत में सुधार आया है, भारत में, पूरे भारत में देखेंगे तो पूरे भारत में सुधार आया है, ठीक है, याद रखिएगा सुधार आया है इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अंतर्गत। वहीं सभी राज्यों में भी सुधार आया है स्कोर में। और जो सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है वो उत्तराखंड और केरल का, यानी उत्तराखंड और केरल का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है, यानी नंबर 1 पे कौन है? उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद जो यूटी है, यूनियन टेरेटरी में कौन रहा है? वो रहा है चंडीगढ़। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स को? तो नीति आयोग, ठीक है। कुछ और भी रिपोर्ट हैं जैसे एसडीजी एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट, एसडीजी एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है बताइए? तो ये करता है सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क का विकास कौन करता है बताइए? तो ये करता है आपका कौन कौन कौन? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। एसडीजी एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट वो तो नीति आयोग ने किया था, ये किसने किया? एक मंत्रालय ने जारी किया। उसी तरीके से सतत विकास रिपोर्ट होता है, सतत विकास रिपोर्ट, कन्फ्यूजन करने के लिए देगा ना ये,
और एक और रिपोर्ट होती है, देखिए एक और रिपोर्ट ये होती है, कहाँ गई, चलिए सतत विकास रिपोर्ट ही देख लेते हैं। इसको जारी करता है SDSN, हो सकता है वो नेक्स्ट PDF में हो। SDSN यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क इसे जारी करता है, ठीक है। जब ये जारी किया तो वही देखता है ये भी कि 2030 तक कितना टारगेट कौन सा देश अचीव कर रहा है, ठीक है। तो इसने 166 देशों में भारत को कौन सी रैंक दी है, 109, कौन सी रैंक दी है, 109, ठीक है। और इसमें सूचकांक में जो सबसे मतलब सबसे बेहतर है वो कौन है, बारबाडोस, बारबाडोस, ठीक है। सॉरी, बारबाडोस दूसरे रैंक में है, ठीक है। अभी चलिए हम देख लेते हैं। देखिए अब सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, एक सतत विकास रिपोर्ट था जिसको SDSN ने जारी किया था। एक सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट है, ये कौन जारी करता है, ये UNDESA संयुक्त राष्ट्र ही जारी करता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग जारी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग वही है कि 2030 तक लग रहा है कि हम केवल 70% तक ही गोल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं ये चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है, एक नई शुरुआत करते हैं आंदोलन के बारे में। तो कुछ नहीं, किससे चिपको, पेड़ों से चिपको, ठीक है। दरअसल हुआ क्या था कि वनों की कटाई चल रही थी बहुत ज़ोरों शोर से, और उत्तराखंड में जब ये पहुँचे चमोली ज़िले में तो वहीं पे एक रेनी गांव है, वहीं पे कुछ लोगों ने, कुछ महिलाएं थीं, वो पेड़ से जाकर चिपक गईं और उन्होंने कहा पेड़ों को हम नहीं काटने देंगे, ठीक है, पेड़ों को हम नहीं काटने देंगे। और देखेंगे तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व मुख्यतः किया था तो महिलाओं ने, जो ग्रामीण महिलाएं थीं उन्होंने इसका मुख्य नेतृत्व किया था। साथ ही इसमें आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, याद रखिएगा गौरा देवी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुगुणा जो हैं काफ़ी ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्होंने आंदोलन को बचाने की बात की। तो जब यहाँ पे उत्तर भारत में चिपको आंदोलन चला तो इसी तरीके से दक्षिण भारत में आप देखेंगे कर्नाटक में अपिको आंदोलन चला। कौन चला, अपिको आंदोलन। तो अपिको आंदोलन चला, उसी तरीके से इसका नेतृत्व तो किसी ने किया होगा, तो इसका पांडुरंग हेगड़े ने किया था। किसने किया था, पांडुरंग हेगड़े ने। देखिए पांडुरंग हेगड़े ने इसका नेतृत्व किया था। उसी तरीके से साइलेंट वैली मूवमेंट चला था, ये कहाँ चला था, केरल में। साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ चला था, याद रखिएगा केरल में, ठीक है। केरल में कौन सी नदी पर, कुंथी पूजा नदी पर डैम बनाया जा रहा था, उसी के विरोध में यह हुआ था, ठीक है। इसके बाद नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर के नेतृत्व में हुआ था। अरे नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे एक तरीके से बड़ी लंबी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। इसलिए क्या होता है, काफ़ी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भारत में देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा देखें। नवीकरणीय ऊर्जा वो ऐसी ऊर्जा होती है जिसे हम पुनः फिर प्राप्त कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। लैब में बनाया भी जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सबको तो नहीं बना सकते, पानी को बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या है पूरे, अब इसके कंडीशन देख लेते हैं, वर्तमान स्थिति भारत में इसकी क्या है। तो हमारे पास देखेंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा की जो हिस्सेदारी है कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता में, एक तरीके से बिजली उत्पादन ही समझ लीजिए, करीब 45% है, ठीक है। उसी तरीके से देखेंगे जो स्रोत है जिससे हम सबसे ज़्यादा मतलब ऊर्जा उत्पादन करते हैं वो सौर ऊर्जा है, फिर पवन ऊर्जा है, फिर उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा आएगा, ठीक है। ये क्रम याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है, क्रम याद रखना जरूरी है। इसके बाद देखेंगे कि 10 वर्षों में करीब हमारे यहाँ 165% की वृद्धि हुई है। वहीं आप देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे अग्रणी राज्य राजस्थान है। नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, वो राजस्थान है, ठीक है। वही विश्व स्तर पे हम देखें तो हमारा कौन सा स्थान आता है नवीकरणीय ऊर्जा यूज करने में, चौथा स्थान आता है, ठीक है। वही अगर पवन ऊर्जा में हमारा कौन सा स्थान आता है, तो चौथा स्थान आता है, ठीक है। सौर ऊर्जा में हमारा कौन सा स्थान आता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा तीसरा आता है, जापान को हमने पीछे कर दिया है, ठीक है। कुछ मिशन है जो हमें ध्यान देना है, इसके पूछता भी है इसके बारे में, जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसका लक्ष्य क्या है 2030 तक
जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, यानी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना हमें कितना, 5 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का हमें उत्पादन करना, स्टोर करना है। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, एक तरीके का एक ईंधन है जिससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी इस्तेमाल, ये एनर्जी में, गाड़ियों में। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमने अभी टारगेट्स को निर्धारित किया है वो क्या क्या टारगेट्स हैं। हमारा ये मानना है कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से, गैर जीवाश्म का मतलब कोयला, पेट्रोलियम, इन सबको छोड़ करके, ठीक है, गैर जीवाश्म ईंधन से 2030 तक हम कितना बिजली उत्पादन करेंगे, 500 गीगावाट। कब तक, 2030 तक। ठीक है, इसके बाद हमारा टारगेट है कि 2030 तक कम से कम जो अभी हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, वो नवीकरणीय से कितना हो, करीब 50% हो। ठीक है, इतना याद रखिए। इसके बाद कुछ चीज़ें और देख लीजिए। ये ट्रांजिशन क्या होता है, ये दिखाता है कि कोई देश किस प्रकार से जीवाश्म ईंधन से गैर जीवाश्म ईंधन की तरफ बढ़ रहा है बिजली उत्पादन करने में, या नवीकरणीय ऊर्जा पे कितना फोकस कर रहा है, वही ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो अब ये ट्रांजिशन जब आप देखेंगे तो ये देखिए, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप किसने शुरू किया है, बस इतना याद रखिए, UNFCCC ने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप इसकी शुरुआत है। ठीक है, उसी तरीके से जस्ट ट्रांजिशन फॉर ऑल पहल किसकी शुरुआत है, विश्व बैंक की। जस्ट ट्रांजिशन पहल फॉर ऑल पहल किसकी शुरुआत है, विश्व बैंक की, याद रखिएगा, याद रहेगा। उसी तरीके से आप देखेंगे कि रीटैप योजना है, वो भी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों से ही संबंधित है। वो किसकी देन है, भारत और अमेरिका की। अब भारत और अमेरिका के बीच में एक रीटैप, ठीक है, प्लेटफॉर्म या योजना समझ लीजिए शुरू की गई है, या संयुक्त कार्यवाही है, किसकी देन है, भारत और USA की। रीटैप पूछ सकता है, ठीक है, यानी कि ये याद रखिएगा, याद रखेंगे ना। देखिए अपतटीय पवन ऊर्जा, अपतटीय पवन ऊर्जा क्या होती है, वही जो सागरों के किनारे हैं, नदियों के किनारे हैं, जो आप ऊर्जा, जो पवन ऊर्जा से उत्पादन करते हैं, वही अपतटीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इतना आप जानते ही होंगे। अब इस अपतटीय ऊर्जा में अभी हाल ही में क्या किया गया, केंद्रीय मंत्रालय ने वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दी है 2 जगह के लिए। ठीक है, गुजरात और तमिलनाडु में कहा है कि आप 500 मेगावाट की 2 क्षमताएँ विकसित करेंगे। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, जो भी हाल ही में गुजरात और तमिलनाडु को 500 मेगावाट दिया गया कि ताकि आप 1 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करें। ठीक है, कितना करें, 1 गीगावाट का उत्पादन करें। हमारे लिए थोड़ा सा, हम देखिए अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से देखेंगे तो भविष्य में ये हमारे पास ईंधन होगा स्टोर रूप में, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और देखेंगे इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है, तो SIA कार्यान्वयन एजेंसी कौन है, नाइस। ठीक है, अब क्या देखना है इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो टारगेट, ये 2030 तक का जो मिशन है ये याद रख लेना है। ठीक है, कि देश भर में लगभग क्या करना है, 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करना है, 8 लाख करोड़ का निवेश रहेगा, कम से कम 5, ठीक है, मीट्रिक मिलियन टन के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य 2030 तक। और इसके बाद वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 50% मीट्रिक मिलियन टन की कमी भी लाना है, इसका टारगेट हो गया। ठीक, अब ये बताइए कि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है भारत में शुरू किया गया था ये 2023 में, ठीक है, 19,744 करोड़ रुपए से। और इसका जो दूसरा चरण है वो चलेगा 2026-27 से 2029-30 तक। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन, बताइए ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन देखेंगे एक इलेक्ट्रोसिस, एक पद्धति होती है। ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, जल के अणुओं को ये तोड़ते हैं। ठीक है, किसको तोड़ते हैं, जब जल को ये तोड़ते हैं, H2O को जब ये तोड़ते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, तो इन्हीं हाइड्रोजन को स्टोर कर लेते हैं। ठीक, तो यही जो हाइड्रोजन स्टोर किया जाता है ये ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। यानी ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, जब पानी के अणुओं को हम तोड़ते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन से कोई भी कार्बन नहीं निकलता,
मतलब कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता। उसी तरीके से हाइड्रोजन के कई प्रकार हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे ब्लू हाइड्रोजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? जीवाश्म ईंधन से, ठीक है। पिंक हाइड्रोजन तो नाभिकीय ऊर्जा से, ग्रीन हाइड्रोजन तो नवीकरणीय ऊर्जा जो भी हमने देखा। इसके बाद ये ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन, ये भी कोयले से ही है। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से। मिलाने के लिए दे सकता है, इसलिए हमें क्या होना चाहिए? हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और फिर देखते हैं, फिर देखिए क्या है ये भूमिगत कोयला। भूमिगत कोयला गैसीकरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा जब हम कोयले में आग लगा देते हैं जहाँ पे कोयला स्टोर होता है, तो उसमें से जो गैस निकलती है ना, जिसको हम कैप्चर कर लेते हैं, वही भूमिगत कोयला गैसीकरण कहलाता है, प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये बहुत बड़ी परियोजना है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि जिस कोयले का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उनको हम स्टोर करके एनर्जी के रूप में क्या करेंगे? एनर्जी के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें से हम किसको स्टोर करेंगे? मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, हाइड्रोजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, इन सब का ये मिश्रण होगा, ठीक है। और देखिए राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन लाया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण जो मिशन लाया गया, इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 100 मीट्रिक टन का कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण प्राप्त करना। ये टारगेट आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? ये टारगेट हमें याद ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, प्राकृतिक कृषि। क्या होती है प्राकृतिक कृषि? प्राकृतिक कृषि में हम किसी भी प्रकार का खाद इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैविक कृषि में हम करते हैं नेचुरल खाद का, जो कंपोस्ट वगैरह खाद का, लेकिन इसमें हम नहीं करते हैं। इसमें लेकिन हम बैक्टीरिया कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ केचुए का इस्तेमाल करते हैं। इसके आधार पे हम क्या करते हैं? नेचुरल फार्मिंग करते हैं, और गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देना चाह रही है, ठीक है। गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देना चाह रही है, तो यही होता है नेचुरल कृषि। और इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, तो आप जब जान गए हैं तो बताना, मतलब इतना होना चाहिए कि आप उसे बता ले जाएं, ठीक है। फिर देख लीजिए ये खाद्य अपशिष्ट सूचकांक, बस इतना जानना जरूरी है कि ये कौन जारी करता है, ठीक है। तो UNEP WRAP के सहयोग से, वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम के सहयोग से इसने ये तैयार किया है, ठीक है। अब ये तैयार करता है, इसमें क्या बताता है? ये बताता है कि आपने कितना भोजन नुकसान किया है, ठीक है। तो इसने बताया कि 2022 में अगर सभी को मिला दिया जाए, सभी फैमिली को, तो करीब 1 बिलियन टन खाना बर्बाद हुआ है। 1 बिलियन टन बहुत अधिक होता है। और जब ये बर्बाद होगा तो कचरा बनेगा, नुकसान, कचरा बनेगा ना। जब कचरा बनेगा तो इसमें ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी, तो करीब 8 से 10% ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। याद रखिएगा, परसेंटेज पूछ देगा, ऐसे नहीं पूछेगा, पूछ देगा कि करीब 8 या करीब 10% के आसपास निकलती हैं। 1% पूछेगा या पूछ देगा 0%, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें ये याद रखना ज़रूरी है। फिर देखिए हरी खाद क्या होती है? एक हरी खाद में कुछ नहीं होता है। आपका खेत है, इस खेत में आपने क्या किया? इस खेत में जो फसल था, कुछ दलहनी फसलें होती हैं और कुछ दलहनी फसलें, उसको आपने काटा और वहीं पे छोड़ दिया। क्या किया? खेत में ही छोड़ दिया। अब जो खेत में छोड़ दिया और सड़ेंगी गलेंगी तो क्या होगा? उससे एक हरी खाद बन जाएगी, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी। इसमें देखिए ढैंचे का भी इस्तेमाल किया जाता है, दिया हुआ है ना कि तमिलनाडु में हरी खाद ढैंचे का वितरण शुरू कर दिया गया। यानी कि ये क्या करते हैं, इस तरह से खाद बना रही है गवर्नमेंट, और क्या कर रही है, जो कंपनियां बना करके दूसरों को बेच रही हैं, ठीक है, किसानों को बेच रही हैं, और इसका काफ़ी फ़ायदा भी है, ठीक है। इको मार्क देख लेते हैं क्या होता है। तो भारत में देखेंगे इको मार्क क्या होता है, बताइए। इको मार्क दरअसल ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो दिखाया जाता है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है या पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है इसके उत्पादन के दौरान, ठीक है, वही इको मार्क हो गया। अब ये इको मार्क के लिए जो लाइसेंस या प्रमाण पत्र देता है, याद रखिएगा, भारतीय मानक ब्यूरो देता है, ठीक है। लेकिन इसका आवेदन आपको करना पड़ेगा कहाँ पे? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास, यानी केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण बोर्ड के पास आप इसका आवेदन करेंगे, और इसके लिए जो आपको प्रमाण पत्र या लाइसेंस देगा वो कौन देगा? भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है। और जब ये देगा तो 3 साल के लिए लागू होगा, यानी 3 साल के बाद आपको फिर से इको मार्किंग करवानी जरूरी है, ठीक है। फिर देखिए एक और संगठन आ गया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। भारत ने हालांकि इसकी शुरुआत की थी, हेडक्वार्टर भी इसीलिए देखेंगे हमारे यहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में ही है। तो इसमें एक अर्मेनिया नया सदस्य बना है, यानी टोटल इसमें 104 सदस्य हो गए, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि इसने
कुछ नई पहल भी की है। मुख्यतः ये सौर ऊर्जा के उत्पादन से जुड़ा हुआ है कि इसकी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया जाए और उत्पादन किया जाए ताकि नवीकरणीय उत्पादन को, ऊर्जा के उत्पादन को हम बढ़ावा दें, ठीक है, जिससे प्रदूषण कम हो। तो इसने कई पहल भी शुरू की है, जैसे वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड योजना इसी की है, याद रखिएगा। और स्टार सी, अगर स्टार सी कहीं पे आपको दिखाई दे तो वो तारों से जुड़ा हुआ नहीं है। किससे जुड़ा हुआ है? सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ है स्टार सी, ठीक है। ये रिपोर्ट भी जारी करता है कुछ, जैसे ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप भी कौन जारी करता है? यही जारी करता है, ठीक है। अब देखिए, एक होती है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि भारत इसका सदस्य नहीं है। पूछ देगा कि क्या भारत इसका सदस्य है? ये पूरे विश्व में ऊर्जा, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा उत्पादन करते हैं, उसके संबंध में नियम बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, सुझाव देते हैं, ठीक है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। OECD ने क्या किया है? जो OECD है वो इसी की पहल है। तो किसी को इसका सदस्य होने के लिए OECD का सदस्य बनना जरूरी है, और भारत OECD का सदस्य वर्तमान में नहीं है। और ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये जो रिपोर्ट जारी करता है, ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है। फिर ट्रैकिंग SDG 7 एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है। इसके बाद ग्लोबल EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? यही। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? यही। जहाँ जहाँ एनर्जी लग जाए वहाँ वहाँ आपको क्या करना है? जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, वहाँ वहाँ आपको क्या करना है बताइए? आपको अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए अभी क्या हुआ है, इंटरनेशनल जो राइस रिसर्च सेंटर है उसका एक क्षेत्रीय केंद्र खोला गया है वाराणसी में, इसलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी दक्षिण एशिया में इसका क्षेत्रीय केंद्र कहाँ खोला गया है? तो वाराणसी में। इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है, याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस में। इसके बारे में कुछ और नहीं है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो राइस के बारे में ही तो रिसर्च करेगा। बस ये जानना था कि करंट में क्या अपडेट था, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इतना हमने कवरअप किया। इसके बाद ये तो मान लीजिए 6 महीने वाला था, जिसको हमने लगभग ख़त्म कर लिया। कुछ जीव हैं इसमें, उन जीवों के बारे में आप क्या देखेंगे? जो लास्ट में इसमें कुछ जीव दिए गए हैं उनकी सूचियाँ देख लीजिएगा और उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि क्या इनकी क्वालिटी है। सूची बताने का कोई तात्पर्य है नहीं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, ना इसमें कुछ समझाना है, बस उसे याद रखना और रट लेना है, ठीक है। तो आप इतना काम कर लेंगे, ठीक है। आप चैनल पे आएँ, आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत असहृदय धन्यवाद। थैंक यू सो मच।